दोस्तों, ओशन एक ऐसी जगह है जहां काफी सारे मिस्ट्रीज मौजूद हैं। साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स ने भी बताया है कि यहाँ की ज्यादातर जगह अनएक्सप्लोर्ड और अनजान है, जिसमें से एक जगह है द फेमस मरियाना ट्रेंच। आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो दरअसल मैरियाना ट्रेंच की ऐसी काल्पनिक स्टोरी है जहाँ इंसान अपने स्वार्थ के लिए जब नेचर के बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तो नेचर कितना खतरनाक मोड़ ले सकता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच नाम की एक जगह है जहाँ 11 किलोमीटर गहराई में केपलर नाम का एक ड्रिलिंग स्टेशन है। ये ड्रिलिंग स्टेशन टीएन कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी का है जो ऑयल और गैस में डील करती है, और इस स्टेशन के जरिए उनका मकसद है कि समंदर के सबसे गहराई में ड्रिल करके ऑयल ऊपर खींच सके। अब नोरा नाम की एक लड़की जो मैकेनिकल इंजीनियर है, उस ड्रिलिंग स्टेशन में रिसर्च टीम का एक हिस्सा है। एक रात बाथरूम में ब्रश करते समय वो नोटिस करती है कि वहां की लाइट्स फ्लिकर हो रही हैं। कुछ गड़बड़ लगने पर वो बाहर आकर देखती है कि सीलिंग से पानी लीक हो रहा है। अब इसके पहले कि वो किसी को इन्फॉर्म कर सके, वहां एक अर्थक्वेक होने लगता है और वो अपने सभी साथियों को जगाने लगती है। फिर नोरा सेफ्टी पॉड की तरफ भागने लगती है ताकि वहां जाकर सेफ्टी डोर को सील कर सके और पानी को अंदर आने से रोक सके। ऑन द वे उसे उसका कलीग रॉड्रिगो मिलता है, जिसे कुछ समझ नहीं आता कि वहां क्या हो रहा है। सेफ्टी पॉड में पहुंचने पर नोरा डोर सील करने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि उसके दो साथी उनकी ओर भागते हुए आ रहे हैं। पानी का फोर्स ज्यादा होने के कारण उनका पहुंचना मुश्किल है। ये समझकर नोरा बाकी लोगों की जान बचाने के लिए डोर सील कर देती है। जैसे ही डोर बंद होता है, प्रेशर की वजह से वहां एक ब्लास्ट होकर नोरा और रॉड्रिगो दोनों कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। होश आने के बाद नोरा नोटिस करती है कि ब्लास्ट की वजह से वहां के सभी कम्युनिकेशन चैनल्स डैमेज हो गए हैं। अब वो दोनों स्केप पॉड में जाने लगते हैं ताकि वहां के रेडियो चैनल्स के जरिए हेल्प मांग सकें। अब रास्ते में उन्हें उनका स्टाफ मेंबर पॉल मिलता है जो पत्थरों के नीचे फंसा होता है। नोरा और रॉड्रिगो उसे बाहर निकालकर मलबे के नीचे से रेंगते हुए आगे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लोग स्केप पॉड पहुंचते हैं जहां उन्हें कैप्टन लूसियन मिलता है जो बताता है कि उसने ऑलरेडी 22 लोगों को पॉड से ऊपर सरफेस पे भेज दिया है और वहां कोई और पॉड नहीं बचा। अब ये लोग कंट्रोल रूम में आते हैं जहां उन्हें स्मिथ और एमिली मिलते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी वो लोग ऊपर किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाते। तब कैप्टन उन्हें बताता है कि केपलर के सारे स्केप पॉड डैमेज हो गए हैं और उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि उन्हें रोबॉक स्टेशन जाना होगा। रोबॉक स्टेशन भी एक समय में ड्रिलिंग स्टेशन हुआ करता था जो किसी कारण अब बंद पड़ा हुआ है। रोबॉक स्टेशन जाने के लिए उन्हें सबसे पहले प्रेशराइज सूट पहनकर 1 माइल नीचे लास्ट फ्लोर पर जाना होगा। फिर टनल से होते हुए मिड पॉइंट स्टेशन जाकर वहां अपने सूट को चार्ज करने के बाद समुद्र तल से वॉक करते हुए 1 माइल और चलना था। ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि समुद्र तल पर पूरा अंधेरा होगा और उनके सूट्स भी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन और कोई ऑप्शन ना होने के कारण सभी लोग उस रास्ते से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सारे लोग सूट्स पहनकर एक एलिवेटर की मदद से कार्गो लिफ्ट के पास जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही एलिवेटर का डोर ओपन होना स्टार्ट होता है, प्रेशर की वजह से रॉड्रिगो का हेलमेट क्रैक होने लगता है क्योंकि उसका हेलमेट फॉल्टी होता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है और रॉड्रिगो का सूट एक्सप्लोड होकर वो उसी वक्त मर जाता है। अब सारे लोग कार्गो लिफ्ट से समुद्री तल पर जाने लगते हैं। तभी उन्हें तल से 200 मीटर पहले किसी फ्लोर से वार्निंग सिग्नल सुनाई देती है। कैप्टन को लगता है कि शायद वहां एस्केप पॉड में कोई सर्वाइवर है, इसलिए वो स्मिथ और पॉल को वहां इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजते हैं। बाहर निकलने पर अंधेरे की वजह से वहां हार्डली ही कुछ दिखाई देता है। फिर उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद कैप्टन उन्हें वापस आने के लिए कहता है।
लेकिन पॉल कैप्टन के ऑर्डर्स को इग्नोर करता है और बॉडी के पास जाने लगता है। उसे बॉडी पर किसी तरह की मूवमेंट दिखाई देती है, लेकिन अंधेरे की वजह से ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। फिर अचानक उस बॉडी पर से एक क्रिएचर आकर पॉल पर अटैक करने लगता है, लेकिन लकीली उस वक्त स्मिथ उस क्रिएचर को बोल्ट गन से शूट करता है और अपने साथ अंदर ले आता है। एमिली, जो एक बायोलॉजिस्ट है, वो उस क्रिएचर को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक ऐसे क्रिएचर को नहीं देखा था। अब अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और सारे सिस्टम बंद हो जाने की वजह से लिफ्ट भी रुक जाती है। तभी वहाँ एक अजीब मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था। फिर सीलिंग की विंडोज से उन्हें एक क्रिएचर दिखाई देता है, जो पकड़े हुए क्रिएचर के मुकाबले काफी बड़ा था। अब वो देखते हैं कि केपलर स्टेशन एक्सप्लोड हो रहा है और उनकी लिफ्ट नीचे गिरने लगती है। वो लोग तुरंत प्रेशर चैम्बर में जाकर पानी का फ्लो स्टार्ट कर देते हैं, ताकि लिफ्ट जब जमीन से टकराए तो उन्हें कोई इंजरी ना हो। जैसे ही लिफ्ट जमीन पर गिरती है, सारे लोग मिडवे स्टेशन के एंट्रेंस की ओर भागने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त केपलर स्टेशन का एक मलबा स्मिथ के ऊपर गिरता है और वो घायल हो जाता है। फिर नोरा और कैप्टन उसे बचाकर अंदर ले आते हैं और देखते हैं कि स्मिथ का ऑक्सीजन सोर्स डैमेज हो चुका है। अब एक मशीन की मदद लेकर वो लोग टनल से होते हुए मिडवे स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आगे रास्ते में पानी भरा होने के कारण वहां से चल के जाने लगते हैं। आगे एक मलबा गिरने की वजह से रास्ता छोटा हो जाता है और उन्हें एक एक करके आगे जाना पड़ता है। पहले नोरा जाती है, फिर एमिली, फिर कैप्टन, इसके बाद स्मिथ और आखिर में पॉल जाने लगता है। लेकिन पॉल को अब पानी में एक अजीब सी मूवमेंट दिखाई देती है। वो बाकी लोगों को इस बारे में बताने लगता है। तब अचानक वो क्रिएचर पॉल पर अटैक करता है और उसे मार देता है। अब बचे हुए चारों लोग मिडवे स्टेशन पहुंचकर रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वहां की विंडो ग्लास पर क्रैक आई देख वो लोग तुरंत उस जगह से निकलते हैं और रोबॉक स्टेशन जाने लगते हैं। रास्ते में नोरा को फील होता है कि उसके आसपास कुछ है। तब अचानक उन्हें एक मिस्टीरियस क्रिएचर पास होते हुए दिखाई देता है और उन्हें पता लगता है कि स्मिथ उनके साथ नहीं है। नोरा देखती है कि वो क्रिएचर स्मिथ को एक केव में लेके गया है। केव के बाहर से देखने पर उन्हें स्मिथ का पैर नजर आता है, जिसके बाद कैप्टन उसे वहां से निकालने के लिए अंदर जाने लगता है। अब जाते वक्त कैप्टन एक रोप से खुद को नोरा से बांध देता है, ताकि उसे कुछ होने पर नोरा और एमिली उसे बाहर खींच सके। जैसे ही वो स्मिथ को बाहर पुश करता है, वो क्रिएचर उस पर अटैक करते हुए अपने साथ खींचकर लेके जाने लगता है। रोप अटैच होने के कारण नोरा भी कैप्टन के साथ खींची जाने लगती है और फिर केपलर स्टेशन के एक टूटे हुए टुकड़े पर जा गिरती है। कैप्टन भी उसी टुकड़े के कोने से लटक रहा होता है और नोरा को हेल्प के लिए पुकारता है। नोरा जब उसकी हेल्प करने जाती है, तब वो क्रिएचर उसके पास आता है और अटैक करने लगता है। फिर कैप्टन किसी तरह खुद को बचाकर क्रिएचर से फाइट करने लगता है, जिससे क्रिएचर को गुस्सा आता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। कैप्टन के साथ अब भी रोप से अटैच होने के कारण नोरा भी उसके साथ जाने लगती है। वो क्रिएचर उन्हें इतनी ज्यादा स्पीड से ले जा रहा होता है कि उनके सूट का प्रेशर बढ़ने लगता है। इसलिए कैप्टन नोरा को बचाने के लिए रोप काट देता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से उसका सूट ब्लास्ट होकर मर जाता है। अब नोरा आगे बढ़ने लगती है और कुछ देर बाद शेपर्ड स्टेशन पहुंच जाती है, जो रोबॉक की तरह ही एक अबेंडन्ड ड्रिलिंग स्टेशन है। फिर वो एमिली और स्मिथ से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसके बाद उसे वहां कैप्टन की तस्वीर और कुछ चीजें मिलती हैं, जिससे पता लगता है कि कैप्टन शेपर्ड स्टेशन पर पहले काम कर चुका था और शायद उसे उन मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में पता था। फिर नोरा को वहां एक नया प्रेशराइज सूट दिखाई देता है, जिसे पहनकर वो रोबॉक स्टेशन की तरफ जाने लगती है और अपने साथ एक फ्लैर गन भी रख लेती है।
अब लकीली ऑन द वे उसे एमिली मिल जाती है और स्मिथ भी उसके साथ ही होता है। पर स्मिथ का ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से वो चल नहीं सकता और काफी सीरियस कंडीशन में होता है। फिर दोनों स्मिथ को खींचते हुए रोबॉक की तरफ बढ़ने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद आखिर वो रोबॉक स्टेशन पहुंच जाते हैं और खुश होने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। फिर वो लोग ग्रीन लाइट की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां एंट्रेंस डोर होता है, लेकिन उसी वक्त वो देखते हैं कि एंट्रेंस के पास काफी सारे क्रिएचर्स किसी चीज से लटक रहे हैं। सभी क्रिएचर्स का गहरी नींद में होने का पता चलने पर वो धीरे धीरे उनके बीच से गुजरने लगते हैं, लेकिन तभी एमिली के सूट से ऑक्सीजन कम होने का अलार्म बजता है और उनमें से एक क्रिएचर जाग जाता है। अब वो क्रिएचर नोरा पर अटैक करने लगता है और लगभग उसे आधा निगल लेता है। फिर नोरा फ्लेयर गन की मदद से उसे शूट कर मार देती है, लेकिन उसका लक खराब होता है कि फ्लेयर गन की आवाज से बाकी क्रिएचर्स भी जाग जाते हैं। उन्हें देखकर वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि उनमें से कोई भी क्रिएचर उस पर अटैक नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी दूर नोरा को एक बड़ी शैडो नजर आती है। वो फ्लेयर गन से शूट करके पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वो शैडो क्या है। अब वो देखकर शॉक हो जाती है कि वो शैडो एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर कथूलू है और ये सारे क्रिएचर्स उसी के बच्चे हैं जो उसके एक टेंटिकल से लटक रहे हैं और अपनी माँ के कंट्रोल में है। तब उस कथूलू को अपने बच्चों से पता चलता है कि नोरा ने उनमें से एक को मार दिया है। कथूलू गुस्सा होकर नोरा पर अटैक करने के लिए जाता है और रोबॉक स्टेशन को डैमेज करने लगता है। तभी वहां एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कुछ देर के लिए नोरा बेहोश हो जाती है। फिर एमिली उसे होश में लाकर रोबॉक स्टेशन के अंदर ले जाती है। अंदर ऑक्सीजन एसेस होने पर वो अपने सूट्स निकालकर एस्केप पॉड की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि कथूलू अब भी रोबॉक स्टेशन पर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से वहां काफी जगहों पर पानी भरने लगता है। फिर फाइनली तीनों एक कैबिन में पहुंचते हैं जहां उन्हें 3 एस्केप पॉड दिखाई देते हैं, लेकिन नोरा को पता चलता है कि उनमें से सिर्फ 2 ही पॉड काम कर रहे हैं, जिसका मतलब किसी एक को अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी होगी। अब नोरा उन्हें बिना बताए फर्स्ट पॉड से स्मिथ को ऊपर भेजती है और फिर दूसरे पॉड में एमिली को बैठने को कहती है, लेकिन एमिली मना करती है और उसे जाने को कहती है। नोरा के जिद करने से एमिली समझ जाती है कि तीसरा पॉड काम नहीं कर रहा। फिर एमिली के बार बार मना करने पर नोरा उसे जबरदस्ती पॉड में बिठा देती है और पॉड को रिलीज करके ऊपर भेज देती है। दरअसल स्मिथ और एमिली रिलेशनशिप में होते हैं और नोरा ने कुछ वक्त पहले ही अपने बॉयफ्रेंड को एक एक्सीडेंट में खो दिया था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी तरह उनकी लव स्टोरी भी अधूरी रहे। कुछ देर बाद नोरा स्क्रीन पर देखती है कि कथूलू ने कई क्रिएचर्स स्मिथ और एमिली पर अटैक करने के लिए भेजे हैं, जो काफी तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। इसलिए वो अब रोबॉक स्टेशन को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे डाल देती है और दोनों के पॉड्स को कुछ लेवल ऊपर जाने का वेट करने लगती है। जैसे ही उनके पॉड डेंजर लेवल के ऊपर चले जाते हैं, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, जिसके 60 सेकेंड बाद वहां बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके साथ कथूलू और सारे क्रिएचर्स भी मर जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल दिखाए गए हैं, जिसमें न्यूज़ है कि 2 सर्वाइवर को ड्रिलिंग स्टेशन से रेस्क्यू किया गया है और उनकी कंपनी टियान इंडस्ट्री ने उन्हें कोई भी मीडिया इंटरव्यू देने से मना किया है। इसके अलावा टियान इंडस्ट्री ने भी उस इंसिडेंट के बारे में कोई डिटेल्स देने से मना कर दिया है। इनफैक्ट उस कंपनी का कहना है कि वो अपने ड्रिलिंग के काम को फिर से शुरू करके बड़े लेवल पर एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब हम मूवी की कुछ और बातों को क्लियर कर देते हैं। इस मूवी के एंड में दिखाए गए मॉन्स्टर कथूलू एक फिक्शनल यानी काल्पनिक कैरेक्टर है, जिसे पहली बार अमेरिकन फैंटेसी हॉरर राइटर HP लवक्राफ्ट ने अपनी एक स्टोरी में मेंशन किया था।
कथूलू दिखने में एक जायंट ऑक्टोपस की तरह दिखता है। इसके कई सारे टेंटिकल्स होते हैं और वो हमेशा समुंदर के सबसे डीपेस्ट प्लेस में हाइबरनेशन मोड पे होता है। जब केपलर स्टेशन ने उस जगह पर ज्यादा गहराई में ड्रिलिंग की तो शायद उन्होंने कथूलू को डिस्टर्ब करके जगा दिया था, और हो सकता है कि मूवी में जो अर्थक्वेक दिखाए गए थे वो दरअसल अर्थक्वेक ना होकर कथूलू द्वारा किए गए अटैक्स का नतीजा हो। दोस्तों, इस साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर फिल्म का नाम है अंडर वाटर, जो 2020 में रिलीज हुई थी। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर।